माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे भाग 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, स्रोत, खोज किसने की, मैक्सवेल की समीकरणें, विस्थापन धारा। जैसा कि बच्चों हमने अभी बताया है कि हमारा टॉपिक क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे अगर इसको आप तोड़ते हैं तो ये कितने भागों में टूटता है? 3 भाग में टूटता है। वैद्युत, चुंबक और तरंगे, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। जैसे अगर हम कोई घर में कोई सब्जी बनाते हैं या दाल या चावल बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं? दाल और चावल बना है। लेकिन अगर हम 2 चीज को मिक्स करके बनाते हैं तो क्या कहते हैं? खिचड़ी बनी है। तो ये क्या है? 3 चीजों को मिला के खिचड़ी तैयार है। और इसका जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को, इन तीनों को मिलाकर, वैद्युत, चुंबक और तरंगे को मिलाकर जो भी खिचड़ी पकेगी उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत पढ़ के आए हैं, पहला चैप्टर था। इसमें जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा था वो क्या था? आवेश, चार्ज। हमने कहा यहां पर भी चार्ज की अवस्थाएं, चार्ज की अवस्थाओं की वजह से क्या होगा कि ये तीनों इफेक्ट हमको मिल जाएंगे। जैसे चार्ज अगर स्थिर है, आवेश अगर स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा? 0। वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्या होगा? वो क्या बनाएगा? कोई भी अगर चार्ज है, चार्ज होने से क्या होता है? वो अपने चारों ओर एक क्या बना लेता है? एक क्षेत्र बना लेता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर 2 तरह के फोर्स लग सकते हैं, एक तो प्रतिकर्षित बल और एक आकर्षण बल। एक क्षेत्र जरूर बनाएगा, अगर वो चार्ज है तो वो क्षेत्र जरूर बनाएगा। वो कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र। दूसरा, अगर चार्ज गति कर रहा है, चार्ज गतिमान है, तो वो क्या बनाता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब गतिमान है, इसके साथ एक कंडीशन और लगा देते हैं, गतिमान तो है लेकिन क्या है? वेग समान है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, समान वेग से गति कर रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र तो जरूर बनेगा, लेकिन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र भी बने। तीसरा आ जाता है, अभी स्थिर था फिर गतिमान हुआ लेकिन समान वेग से, अब तीसरा क्या आ सकता है? एक्सीलरेट, त्वरित हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए, वेग इंक्रीज हो जाए। अगर वेग इंक्रीज हो जाए, वेग बढ़ जाए तो क्या होगा? तो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मोशन कर रहा है, मोशन में है, एक्सीलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली एक फील्ड और आ जाएगा। वो फील्ड कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र आपस में कैसे होंगे? 90 के डिग्री के एंगल पर होंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के लिए बच्चों कोई भी विद्युत क्षेत्र को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा वो अपना क्षेत्र भी मूव करता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसको भी क्या है? इसको भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये भी बिना माध्यम के, जैसे जैसे चार्ज मूव करता है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र मूव करता है। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की, या चार्ज एक्सीलरेट हो रहा है, अगर चार्ज एक्सीलरेट होगा तो क्या होगा? जैसे जैसे चार्ज मूव करेगा दोनों मूव करेंगे, लेकिन दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, दोनों का अपना इफेक्ट होगा। दोनों का इफेक्ट एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जो इन दोनों के भी क्या होगा? लंबवत होगा। सपोज करो ये दोनों हैं, इसको हैंड से समझते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। और ये क्या होगा? इसकी डायरेक्शन। जो भी इन दोनों को मिलाकर जो भी हमें पैटर्न मिलेगा वो पैटर्न मूव करेगा। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे मूव करता है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और
ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम कहें ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, इस बार बदल देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ये क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, तब भी क्या होगा वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। वो इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो हमें पैटर्न कैसे दिखाई देगा, ऐसे। जो येलो कलर से हमने दिखाया गया है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जो ब्लू कलर से पैटर्न दिख रहा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र। तो ये कैसे लगेगा जब ये चलेगा, अभी हम एनिमेशन के थ्रू आगे बताएंगे। ये दोनों क्षेत्र बनेंगे और बनते बनते क्या होगा, ये पैटर्न लगेगा कि चलता हुआ पैटर्न है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ा तीसरा पॉइंट क्या आया, तरंगे। इसमें सबसे ज्यादा हमें तरंगों पर ध्यान देना है। तरंगों का मतलब क्या होता है, तरंगों का मतलब होता है हलचल, विक्षोभ। जब कहीं विक्षोभ आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टरबेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में आप। तो तरंगे हमने 11th में हम पढ़कर आए, 11th में हमने क्या पढ़ा है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे हमने पढ़ी है, दो तरह की होती हैं। दो तरह की यांत्रिक तरंगे, जैसे एक होती है अनुप्रस्थ, एक होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ का मतलब क्या, अनुप्रस्थ में ये होता है बच्चों, तरंगे हैं, हलचल पैदा होगी, लेकिन हलचल पैदा होगी कैसे, जब कोई पार्टिकल, जब कोई चार्ज ऑसिलेट करेगा, दोलन करेगा, अपने किसी पोजीशन पर ऐसे ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब होगा, तो उसकी कुछ एनर्जी आई, इसकी एनर्जी ये क्या करेगा, पास वाले को ट्रांसफर करता चला जाएगा। तो ये आगे 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 वो डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो जाएगा, चलता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर डिस्टरबेंस, ये ऑसिलेट पार्टिकल ऐसे कर रहा है, चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे दोलन कर रहा है, तो वो चलेगा कैसे, डिस्टरबेंस किधर चलेगा, वेव किधर मूव करेगी, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों आपस में कैसे होंगे, लंबवत होंगे। दोनों के बीच में क्या क्या एंगल होगा, क्या कोण होगा, 90 का होगा। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए आप यहां देखिए जरा, अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, एक रस्सी, ये देखो, एक पार्टिकल गया, फिर वो ऊपर आता है, तो ये सारी अपनी एनर्जी कहां ट्रांसफर कर रहा है, वो आगे ट्रांसफर कर देता है। दोलन करने की डायरेक्शन ये है, इस दिशा में दोलन कर रहा है, लेकिन चल कैसे रहा है, वो आगे। इससे आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं कि पार्टिकल, कोई चार्ज, कोई आवेश दोलन भी ऐसे करे, ऐसे दोलन किया, ऐसे वो मूव किया, मूव करने से क्या हुआ, इसकी जो एनर्जी, इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, अगले वाले को, अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी, अगले वाले चार्ज को ट्रांसफर कर दी। तो ये बैक एंड फोर्थ ऐसे डायरेक्शन किया और ट्रांसफर कर दी, मतलब दोलन भी ऐसे कर रहा है और चल भी इसी डायरेक्शन में रहा है। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का भी बोल सकते हैं। अगर कोई एंगल नहीं होता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा इक्वल टू 0। तो वो कैसे लगेगा, एक पार्टिकल है, वो दोलन कर रहा है, तो वो ट्रांसफर कैसे कर रहा है, ऐसे दोलन कर रहा है। देखो आप यहाँ पर, यहाँ से आप समझ पाएंगे, ऐसे दोलन करो और आगे वो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी। एनर्जी जैसे जैसे ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, वो डिस्टरबेंस होगा, तरंगे ऐसे मूव करेंगी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब ये दोनों मूव करेंगे, दोनों जब मूव करेंगे, दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है। जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, इसके मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो कैसे मूव करेगा, वो कैसे करेगा दोलन, वो ऑसिलेट कैसे करेगा, ऐसे कैसे चेंज होगा, ये ऐसे मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र कैसे करेगा, ऐसे। तो एक पर्टिकुलर जो पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न किसकी फॉर्म में आपको शो होगा, वो आगे बढ़ेगा। तीनों कैसे होंगे, अगर हम इसको क्या मान लें, विद्युत क्षेत्र, इसको क्या मान लें, चुंबकीय क्षेत्र, तो तीनों में कैसा है, कितने का एंगल, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल होने की वजह से क्या होगा, वो कैसे लगेगी, पैटर्न ऐसे मूव इस डायरेक्शन में करेगा, ऐसे में से मूव कर रहा है, दिख रहा है ना। ये क्या है, जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ब्लू कलर और रेड कलर। ब्लू कलर से हमने क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एच को रेड कलर से हमने क्या दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्या देखेंगे कि
अगर अनुप्रस्थ तरंगों को मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको एनर्जी देनी है, एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? जब कोई पास में पार्टिकल होता है, कोई दूसरा चीज या कोई छोटा सा पार्टिकल, ये पार्टिकल कर रहा है ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ठीक ऐसे दोलन कर रहा है, तो ये दोलन करते करते कोई पास में इसको मीडियम चाहिए, कोई पार्टिकल चाहिए जिससे इसको ट्रांसफर करे, इसको मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो इसको भी क्या होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है। और दोनों क्या होते हैं? दोलन और मोशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। दोलन और मोशन, गति, दोनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों दो फील्ड बनने से, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बनने से ये अपने आप मूव कर जाता है। वो आगे बताएंगे, बहुत अच्छी नॉलेज इसकी वजह से आई थी जो मैक्सवेल ने प्रोड्यूस किया था, कि जो हमारे पास लाइट आती है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों? क्योंकि उसे कोई मीडियम की जरूरत तो होती नहीं है। अगर हम बल्ब जला दें, कोई लाइट ऑन कर दें, तो क्या होता है? उसको किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम बहुत यूज करते हैं। अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों का कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माइंड में आता है जो हम शरारतें बचपन में बहुत करते हैं। कोई शांत जल है, उस जल में अगर हम पत्थर डाल दें तो क्या होता है? उसमें हलचल पैदा होती है, और हलचल ऐसे 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 करके सर्कल में फैलती है। आप देखेंगे सर्कल में फैल रही है ना। जब ये फैलेगी तो इससे एक चीज तो समझ में आई, अगर हम इसके ऊपर कागज की एक बॉल बनाकर डाल दें तो डालने से क्या होता है? ये बॉल ऊपर नीचे बस ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे दोलन कर रही है, ऐसे ऐसे, आगे मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब जो पार्टिकल दोलन करता है वो अपनी पोजीशन पर रहता है, केवल डिस्टरबेंस, केवल हलचल को देता है, केवल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, केवल ऊर्जा को ट्रांसफर करता है। यहां आप देख पा रहे होंगे। अगर हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो साउंड वेव, ध्वनि तरंगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? अगर कोई पिस्टन है, उसको हमने प्रेस करके छोड़ा तो क्या होगा कि उसमें डिस्टरबेंस हुआ। पास वाले, ये पिस्टन को ऐसे किया, जब ऐसे करेंगे तो यहाँ के पास वाले मॉलिक्यूल क्या हुए? हलचल हुई। उन्होंने क्या किया? उनको एनर्जी मिली, तो उनको एनर्जी एक्स्ट्रा थी, तो उन्होंने अपनी वो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो ज्यादा ऊर्जा थी, वो कहाँ? आगे ट्रांसफर कर दी। आगे वालों ने आगे ट्रांसफर कर दी, आगे वालों ने आगे ट्रांसफर कर दी। तो ये ऐसे होता चला जाता है। तीसरा आ जाता है, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सरे है, रेडियो वेव्स हैं, विजिबल लाइट, जो सनलाइट से जो हमें लाइट आती है उसमें बहुत सारे कलर की वेवलेंथ होती है, बहुत सारे लाइट्स होती हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। वो सारा हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इसको आप डायग्राम को देख सकते हैं, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक्सरे का है। ये आया कैसे? माइंड में कैसे आया होगा? सोचने वाला है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना कैसे, स्टार्टिंग कैसे हुई होगी। जैसे हम सबसे पहले ऑरेस्टेड थे, उन्होंने क्या कहा था? उनका मानना था, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें, क्या कहा था? किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करती है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। क्या बना लेती है? सपोज करो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगी, सपोज करो, अब ये एरो हमने इसलिए बनाया है कि आपको समझ पाए करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो अपने चारों तरफ एक कर्ल की फॉर्म में क्या बनाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। ये ऑरेस्टिन ने जब ये करके देखा था एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने क्या पाया था ये। फिर इनके एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडेज आए। फैराडे ने बोला अगर ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जब वो अपने इसके लिए स्टडी करने लगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने पाया कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अगर है कहीं तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? करंट प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए, टाइम के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सपोज करो, आप इस एग्जांपल को देख पा रहे होंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने कॉइल से बना के एक गैल्वेनोमीटर्स में लगाया हुआ है। ये येलो कलर का जो है ना बेटा, वो गैल्वेनोमीटर है, जो क्या दिखाता है कि अगर जरा सी भी इसमें करंट आएगी तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन देगा।
कि हमें पता चल जाएगा, इतना सेंसिटिव होता है कि जरा सी भी करंट अगर इसमें फ्लो की, धारा बही, तो ये क्या करेगा, एकदम से डिफ्लेक्शन देगा। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेट लाए, मतलब मैक्सवेल ने किया, फैराडेज ने क्या किया, एक मैग्नेट लाए और मैग्नेट को कई बार आगे पीछे किया। जब पास ला रहे थे, दूर जा रहे थे, तो इसमें करंट फ्लो हो रही थी, धारा बह रही थी। लेकिन जब इसको रख दे रहे थे, इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी भी है। ये इनकी गलती से प्रोड्यूस हुआ था। कैसे, वो जब इन्होंने रखा हुआ था, रखे रहने से क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो नहीं हुई। इन्होंने इसको फेंक के मारा, जैसे ही फेंका इसने डिफ्लेक्शन दिया। इन्होंने फिर रखा फैराडेज ने, तो वो फिर ऐसे ही रहा, फिर इन्होंने फेंक के मारा, तो फिर उसमें करंट फ्लो। इससे क्या हुआ, इनको ये समझ में आया कोई एक मूविंग होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो इससे कंडीशन निकल के आ गई, मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, लेकिन क्यों होगी, चेंज की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब होगी। अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं तो वो होगा मैक्सवेल। फैराडे के बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकती है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो वो स्टडी उन्होंने करनी स्टार्ट की। जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें एक थ्योरेटिकल अजम्पशन उन्होंने बनाया। क्या बनाया कि अगर कोई चार्ज मूविंग है तो कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये मूव कर रहा है पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता रहेगा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप यहां देख पाएंगे, इस एनिमेशन आप देखिए, सबसे पहले एक पार्टिकल मूव कर रहा था, एक पार्टिकल मूव करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, चार्ज था, तो वो मूव करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा था, चार्ज मूव कर रहा था, तो चुंबकीय क्षेत्र भी मूव कर रहा था। उसके चेंज होने से, उसमें चेंज होने से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप में जब ये चेंज हो रहा था तो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड। ये भी चेंज हो रहा है, इसके चेंज होने से क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या, ऐसे ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। जब आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये आगे मूव कर रहा है, ये पैटर्न क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक बार और आपको दोबारा से दिखा देते हैं, स्टार्टिंग से एक एक करके हटाते हैं इसको। जैसे हटाएंगे तो देखो, आपको लग रहा है ना कि कैसे मूव कर रहा है। जब आप ऐसे आते हुए देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब देखिएगा कैसे, पहले मैग्नेटिक फील्ड बना, ये चेंज होगा क्योंकि वेरिंग है, चार्ज मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो आपको ये पैटर्न कैसा शो होता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसा लगेगा कि ये पैटर्न खुद से मूव कर रहा है, विदाउट मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सफिशिएंट है कि इसको आगे पैटर्न को मूव कराने के लिए। आगे चलते हैं। ये जब आइडिया इनके मन में आया तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी करनी स्टार्ट की। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ बेसिक 4 इक्वेशंस ली, 4 समीकरणें ली, जो उन्होंने खुद नहीं बनाई थी। बनाई क्या थी, कहीं से ली थी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। वो चेंज इतना इंपॉर्टेंट था, इतना महत्वपूर्ण था कि एक नया कंसेप्ट उसने माइंड में ला दिया था। अदरवाइज हम तो केवल ये जानते थे कि केवल कौन सी करंट फ्लो करती है, तब तक सब लोग क्या जानते थे कि केवल चालन धारा, कंडक्शन करंट फ्लो करती है, एक कंडक्टर की वजह से जो करंट फ्लो करती है, बहती है। तो इनकी 4 इक्वेशन की जब इन्होंने स्टडी की तो उनको पता चला कि नहीं, एक और धारा होती है जिसको कहते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को आगे देखते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट समीकरण ली, वो कहां से ली, विद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ली, जिसे क्या बोलते हैं, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका समीकरण का मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस से एनक्लोज है तो इस सरफेस से जितना फ्लक्स पास होगा वो किसके बराबर होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ये बात एकदम ठीक थी। उन्होंने क्या कहा कि इससे एक कंक्लूजन निकला, एक परिमाण निकला। वो क्या परिणाम निकला कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है,
दोनों अपोजिट है, दोनों का होना जरूरी है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज होगा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन पर आ जाएं तो उन्होंने भी कहां से उठाई, मैग्नेटिज्म से। इसमें क्या था, इसमें लिखा भी है चुंबकत्व में गॉस का नियम, गॉस का नियम है किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो। इससे क्या निकला कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन निकला कि अगर जितना चार्ज आया, सपोज कर हम इसको मान लेते हैं, एक मैग्नेट मान लेते हैं, अगर मैग्नेट में यहां से निकलेगा तो ऐसे वापस लौट कर आएगा। ये क्लोज कर्व बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, क्लोज कर्व, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, ओपन कर्व। तो जितना बाहर निकलेगा उतना ही अंदर जाएगा, तो टोटल क्या, जीरो। इसका मतलब ये जीरो क्या दर्शाता है, क्या कंक्लूजन इससे निकलता है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दोनों पोल का, नॉर्थ और साउथ पोल का होना जरूरी है। आते हैं थर्ड इक्वेशन पर, फैराडे का नियम, जिस नियम ने इनको बताया था कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कैसे, इन्होंने क्या कहा था, अगर कोई फ्लक्स होगा तो वो क्या करेगा, अगर किसी चार्ज के चारों तरफ ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या करेगा, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। वो कैसे करेगा, आप देखो, फाई इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी ओवर डी टी। अगर इसकी वैल्यू हम यहां से रख देंगे, ये भी तो फाई बी है, इसको यहां से यहां रखेंगे और बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। अगर इसको बाहर डी एस ओवर डी टी, E इक्वल टू ई, ये फैराडे लॉ का नियम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर देता है। चेंज कैसे करता है, अगर करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने से उसके चारों तरफ एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आने से क्या होगा, एक दूसरे जो भी उसके पास रखा है, कोई करंट, कोई कंडक्टर रखा है, तो उसमें एक फ्लक्स चेंज हो जाने से एक इंड्यूस ईएमएफ आता है, इंड्यूस ईएमएफ आने से इंड्यूस करंट होती है। तो बेसिकली फैराडेज ने क्या बताया था कि अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एम्पियर्स की इक्वेशन ली थी, बट इन्होंने इसमें क्या मॉडिफाई किया था, इस टर्म को ऐड कर दिया था। एम्पियर की इक्वेशन इतनी थी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, ये नहीं थी। ये नहीं होने से क्या हुआ कि इस टर्म को मैक्सवेल ने दिया। इस लॉ का नाम क्या पड़ गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। आगे देखते हैं, आगे देखने से क्या देखेंगे तो आप इस फिगर से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कोई चार्ज है, फर्स्ट इक्वेशन को समझने के, ये चार्ज है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मूव कर रहा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव करेगा। आगे देख लेते हैं, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज होगा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, एम्पियर्स के लॉ। एम्पियर्स ने क्या कहा था, एम्पियर का लॉ उसी चीज के लिए प्रूव होता था कि जहां किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो वो किसके बराबर होगा, जिसका बी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। लेकिन यहां देखेंगे, अगर आप यहां कंडक्टर नहीं है लेकिन करंट फ्लो कर रही है, जिसका आंसर, जिसका जवाब एम्पियर नहीं दे पाए थे। आगे आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्रोड्यूस करेगा, वो आप यहां देख सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन पर आते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट्री चार्ज, कोई एलिमेंट्री चार्ज यहां नहीं होता। जो ये खाली जगह है जो आप यहां इससे देख पा रहे हैं, यहां कोई कंडक्टर नहीं है। हमारा एम्पियर लॉ तो यहां के लिए होता है, लेकिन ये क्या है, यहां कोई कंडक्टर तो है नहीं। जब कंडक्टर है नहीं तो फिर भी करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब कुछ टर्म मिसिंग है। कुछ मिसिंग क्या है, वो हमने जो टर्म बताई थी वो टर्म मिसिंग थी, जिसको किसने लाया था, मैक्सवेल लेकर आए थे। मैक्सवेल ने आगे चल के क्या बताया, जैसे उन्होंने कहा, एक कंसेप्ट लाके उन्होंने दे दिया, विस्थापन धारा।
डिस्प्लेसमेंट करंट। विस्थापन धारा होती क्या है? अब तक तो हमने चालन धारा पढ़ी थी, पहले हम चालन धारा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारा अपना पढ़ा हुआ है, फिर विस्थापन धारा देखते हैं। चालन धारा क्या कहती है? इसको गुजरने के लिए, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के चालन धारा नहीं होती। अगर हम विस्थापन धारा की बात करें तो विस्थापन धारा क्या होती है? जहां चालन धारा नहीं होती है, इसको जो वेरी करता हुआ परिवर्तनशील इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इसे कोई कंडक्टर की आवश्यकता नहीं होती। आप यहां देखिए, जैसे ही दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, हमने इसको एक सर्किट में डाल दिया। सर्किट में डालते हैं तो क्या होता है? ये कैपेसिटर पहले चार्ज होते हैं, चार्ज होंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। क्यों? ये अगर ये प्लस का चार्ज आके यहां आया और इधर माइनस का चार्ज आके इकट्ठा हो जाता है तो यहां क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट करंट को। और डिस्प्लेसमेंट करंट तभी नॉलेज में आएगी जब कंडक्शन करंट नहीं होगी। अगर कंडक्शन करंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगी, ये तभी प्रेजेंट होगी और दोनों की वैल्यू एकदम सेम होती है। आगे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही इफेक्ट देती है। जब मैक्सवेल इसकी स्टडी कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही इफेक्ट दे रही थी जितनी चालन धारा। विस्थापन धारा हीट से हम देखते हैं ना, तो हीट प्रोड्यूस कर रही थी, एनर्जी उतनी ही थी। तो इसका मतलब ये दोनों कंसेप्ट होते हैं जो एम्पियर्स नहीं बता पाए थे। तो वो मैक्सवेल ने क्या कहा? यहाँ धारा है, क्योंकि जब वो मैग्नेट, अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें, एम्पियर के नियम के अनुसार क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैक्सवेल ने तो ये बताया था, एम्पियर ने तो ये बताया था। मैक्सवेल ने क्या कहा? नहीं, एक टर्म मिसिंग है। वो टर्म क्या है? दिस टर्म। इस टर्म को इन्होंने क्या बोला? विस्थापन धारा। अगर हम करना चाहें इसको सॉल्व कैसे हुआ होगा? अगर हमने सपोज करो ये वाला डायग्राम, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमने यहाँ एक पॉइंट पी ले लिया, इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट कैसे फ्लो कर रही है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हमने कहा पी पॉइंट पर हमें चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए हमें B1, इसको हम B1 मान लेते हैं। B1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा? एम्पियर लॉ से कंडक्शन करंट है, मिल जाएगा म्यू नॉट आई। डीएल कितना? डीएल का मतलब होता है ये कोई इसके चारों तरफ, अगर इसके चारों तरफ ऐसे बना, अब हमें क्या चाहिए? ये जो बना, ये जो परिधि बनी, ये जो सर्कमफ्रेंस बना, इसको छोटे छोटे पार्ट, डीएल का मतलब छोटे छोटे पार्ट से बना है। डीएल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। हमने एक पार्ट का लिया तो वो छोटे छोटे पार्ट कैसा होगा? दोनों के पूरी अगर हम बात करें, छोटे पार्ट बड़े पूरे का निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के लिए परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आर क्या है? इसकी रेडियस। हमने कहा इसकी रेडियस क्या है? आर। तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप आगे देखते हैं इस पॉइंट को, पी पर तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ये मिल जाता है, लेकिन जब आप एम पॉइंट की बात करते हैं, हमने अब क्या किया? एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस बार हमने एक टिफिन शेप में, इस टाइप में, ऐसे एक टिफिन शेप में एक बॉक्स लगा दिया, कंटेनर लगा दिया। तो क्या होगा? जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर जब ऐसे लगाया तो कंडक्टर तो कैपेसिटर यहां तक रह गया, यहां से पास नहीं हो पाया। लेकिन एम्पियर लॉ क्या कहता है? एम्पियर लॉ कहता है कि कंडक्शन करंट कंडक्टर पास होना चाहिए, तभी म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। कंडक्शन करंट प्रेजेंट नहीं है, म्यू नॉट आई इक्वल टू 0। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एम पर B2dl क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए एम्पियर के अनुसार। बट मैक्सवेल ने जब किया तो वहां पर 0 नहीं था, वो आ रही थी कुछ वैल्यू। वो वैल्यू क्या थी? ये किसकी वजह से आ रही थी? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जो चेंज हो रहा था। जब वो चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा फुल चार्ज, जब तक वो चार्ज हो रहा है तब वो नॉलेज में आएगा। जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा तब वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन धारा आएगी। अगर वो फुल चार्ज हो जाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तब विस्थापन करंट नॉलेज में नहीं आएगी। आगे देखते हैं, B2 की वैल्यू का हम निकालेंगे सेम, तो ये निकल के आएगी। इसका मतलब अब टोटल करंट क्या हो गई? I इक्वल टू IC प्लस ID, कंडक्टर करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट।
कंडक्टर करंट जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखते हैं। आज ये आपका गृह कार्य है, आप इसके लिए देखिए करिएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट भाग में जब भी आएंगे इसके बारे में हम बताएंगे।